round of applause for the Union Home Minister. संपूर्ण जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं। मैंने तो इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखा कि कोई पार्टी जेल में जाने के बाद भी मॉरल ग्राउंड पर अपने मंत्री का इस्तीफा न दे। और आज सवाल कौन उठा, जिनके समय में चीन में 1 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि चली गई। सीएए वास्तविकता है और इस देश का कानून। 130 करोड़ लोगों ने सावरकर जी की देशभक्ति को वीर नाम से सम्मानित कर उसके नाम के साथ जोड़ा है, तब कोई वीर सावरकर बनता है। Big round of applause for the Union Home Minister. अमित शाह जी, आपने मेरे बिल्कुल मन के सवाल को शायद समझ लिया था, क्योंकि आपने कहा कि जब सत्ता में आए तो सबसे बड़ी उपलब्धि इस देश में रही जम्मू और कश्मीर का फ्यूचर, जिस तरह से 2019 में आप में बदला। मैं पहले एक पर्सनल नोट पे आपसे पूछती हूँ कि आपके कार्यकाल में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धता आप क्या जम्मू और कश्मीर को मानते हैं, और क्या इसकी वजह से दुनिया में भारत ने एक नया स्टेटमेंट दिया? देखिए, मेरी व्यक्तिगत कोई उपलब्धि नहीं होती है। मैं मोदी जी की कैबिनेट का सदस्य हूँ। पूरी कैबिनेट की उपलब्धि होती है, पूरी सरकार की उपलब्धि होती है। मगर हाँ, जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। वर्षों से एक प्रचारित किया जाता था कि धारा 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है। आज धारा 370 नहीं है, 35 नहीं है, जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है। और लगभग 30,000 पंच सरपंच लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर में परकोलेट कर एक नई पीढ़ी, वहां लोकतांत्रिक पीढ़ी नई खड़ी हो रही है। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। 80 लाख टूरिस्ट, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है, वो अब तक गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की अपनी भाषाओं को पहली बार हमने राज्य की भाषाओं के रूप में स्थान दिया है। वहां जो पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है, उनको आरक्षण का फायदा मिला है। महिलाओं को अपना अधिकार मिला है। जम्मू कश्मीर में हर घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। हर घर में जल से नल पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति को, देश भर में सिर्फ गरीबों को है, जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज आज सरकारी व्यवस्था से फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के कारण नई ऊंचाई जम्मू कश्मीर हासिल कर रहा है। और जहां तक आतंकवाद का सवाल है, मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 90 के दशक में जब से आतंकवाद शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक आतंकवाद की सबसे कम घटनाएं और पथराव शून्य हो गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, इसमें दो राय नहीं है। और बड़े बड़े सुरक्षा के क्षेत्र के पंडित कहते थे कि धारा 370 को छूना मत, हाथ जल जाएंगे। धारा 370 चली गई, जम्मू कश्मीर आज खुशहाल है। देश के अंदर भी टेररिज्म पर कंट्रोल पाने में इससे बहुत बड़ी मदद मिली। अमित शाह जी, इस सवाल के साथ हमेशा एक सवाल जुड़ा होता है, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि एक फर्जी पिक्चर के थ्रू उठाया गया था, कश्मीरी हिंदुओं का सवाल। आज भी वो अपने घर लौट नहीं पाए हैं। ये आपका शायद एक वादा है जिसके लिए अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। इस वादे पर आप क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, ये एक रिलेटिव प्रश्न है। जम्मू कश्मीर में हिंसा, पहले मानो 400 नागरिक मारे जाते थे, लक्ष्य कोई नंबर ऐसा होना चाहिए है भी, परंतु आज 12 मरे। 400 से 12 का मजल हमने काट लिया है।
तो 12 से 0 का भी काट लेंगे और जिस दिन ये होगा सबके लिए अच्छा माहौल होगा। आज इन्वेस्टमेंट वहां जा रहा है, बाहर से ढेर सारे लोग रहने जा रहे हैं, मगर स्वाभाविक रूप से आतंकवाद की और आतंकवाद के पनाहगारों की जड़ें इतनी नीचे तक गई हुई है, उसको कंप्लीटली जड़ को उखाड़ने में एक समय लगेगा। हम ये समय के प्रोसेस में है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर में अब आतंक की जड़ों को हम फैलने नहीं देंगे और संपूर्ण जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं। अमित शाह जी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए शायद 5 साल का समय होता है जब समीक्षा होती है। वैसे तो चुनाव हर साल हर वक्त चलते रहते हैं, भारत देश में ऐसा कहा जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव जनरल इलेक्शंस 5 साल में एक बार आते हैं। आपके मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा और सबसे कठिन परिश्रम और परीक्षा जो थी वो थी आर्टिकल 370 की, जिसे आपने कहा आपने बिल्कुल हटा दिया, और कुछ और ऐसे प्रोमिसेस हैं जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर अब क्योंकि 4 साल खत्म होने वाले हैं इस पर्टिकुलर इलेक्शन के बाद, इस पर बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या रवैया रहेगा? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब तक मुझे लगता है कि एक लॉ कमीशन, दूसरे लॉ कमीशन, एक सजेशन, दूसरा सजेशन चल रहा है। फैसला कब होगा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित रूप से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमारी यात्रा का, आज तक की हमारी राजनीतिक यात्रा का एक वादा रहा है देश की जनता से। और न केवल भारतीय जनता पार्टी, संविधान सभा ने भी देश भर के विधानमंडलों को और संसद को ये सलाह दी है कि जब भी उचित समय आए यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में आना चाहिए, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए धर्म के आधार पर कानून नहीं होने चाहिए। अगर राष्ट्र और राज्य पंथ निरपेक्ष है तो धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकते हैं? हर धर्म के मानने वाले के लिए एक कानून होना चाहिए जो देश के विधानमंडल और देश की संसद पारित करे। परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सबने संविधान सभा के एक कमिटमेंट को भुला दिया। भारतीय जनता पार्टी के अलावे आज कोई पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं है, ना बोलते हैं। हाँ, हिम्मत कम होगी तो विरोध नहीं करेंगे, मगर ये नहीं कहेंगे कि हाँ लागू करिए, हम आपके साथ खड़े। हम लोकतंत्र के अंदर है, लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ बहस जरूरी है। जब इतने सारे राजनीतिक दल का एक अभिप्राय हो और मेरे राजनीतिक दल का दूसरा अभिप्राय हो, मनसा चाहे कोई भी हो, वोट प्राप्त करने की हो या जो हो, अगर उनका एक अभिप्राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नहीं लाना चाहिए, तो इस पर एक स्वस्थ और खुली बहस की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां 3 राज्यों में अब तक, हिमाचल, उत्तराखंड और गुजरात में, हमने एक पैनल बनाया है और पैनल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बनाए हैं। और सारे दल, समाज जीवन के सारे लोग और सभी धर्म संप्रदाय के लोग उनके सामने अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। उस पर जो एडवाइस आएगी इसके आधार पर हम काम करेंगे। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के शिखर सम्मेलन और इंटरव्यू में भी इस पर एक स्वस्थ बहस छिड़ी हुई है, तो देश की जनता को भी मन बनाने में इससे बहुत बड़ा मदद मिलता है। भारतीय जनता पार्टी, मैं अभी भी कहना चाहता हूं देश की जनता को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अड़िग है, ऑफर है और हम लाकर रहेंगे, परंतु सारी लोकतांत्रिक चर्चाओं की समाप्ति के बाद। आर्टिकल 370 एब्रोकेशन में भी कोई आपके साथ नहीं था, लेकिन आप जब चल पड़े तो आपने कर दिखाया। यूसीसी पर कदम क्यों खींच रहे हैं? टाइम फ्रेम क्यों नहीं? देखिए, दोनों में अंतर है। आर्टिकल 370 जब संविधान में लाया गया तब ही हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता के साथ इसको टेम्पररी आर्टिकल कर कहा था, टेम्पररी आर्टिकल। और उसी वक्त आप संविधान की बहस भी पढ़ लीजिए। हालांकि जब अंतिम समय इसको इनकॉर्पोरेट किया गया तब लंबी बहस नहीं हुई है, जो भी कारण रहे होंगे, परंतु संविधान की स्पिरिट थी कि हमेशा संविधान का हिस्सा नहीं रह सकता स्पेशल स्टेटस। एक समय चाहिए
जम्मू कश्मीर को भारत के साथ अच्छे तरीके से मर्ज होने का। मुझे लगता है कि 70 साल बहुत बड़ा समय है, बहुत लंबा समय है, और इस पर बाकी सारे राज्यों को कोई टिप्पणी देने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि स्पेशल स्टेटस एक ही राज्य में था और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने हमें दरख्वास्त भेजी थी, जिसके आधार पर हमने ये निर्णय करा था। तो आर्टिकल 370 और कॉमन सिविल कोड को आप एक तराजू में रखकर नहीं सोच सकते, दोनों के बीच में मूलभूत अंतर है। तो यानी कि 2024 के मैनिफेस्टो में यूसीसी फिर रहेगा? देखिए, वो तो समय तय करेगा। इसके पहले हो सकता है देश के 2/3 से ज्यादा राज्य ही अपने यहाँ यूसीसी लगा दे, तो बाकी क्या बचा, फिर पार्लियामेंट को भी सोचना पड़ेगा। नहीं हुआ तो आप चिंता मत करो, 24 में हम ही आने वाले हैं, 24 में हम कर रखेंगे। अमित शाह जी, इसीलिए कहा जाता है कि आप शायद इलेक्शन जीतने की एक मशीन लेकर चलते हैं, जो बीजेपी का इस वक्त कार्यकाल है, क्योंकि कोई भी पार्टी इतनी तैयार इलेक्शन के लिए नहीं होती जितनी बीजेपी होती है। बीजेपी के पास ऐसा कौन सा नुस्खा है कि इलेक्शन में एकदम तीव्र गति से निकल पड़ती है और कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दे? देखिए, हम जब भारतीय जनसंघ में थे तब ये तय था कि हमें कहीं सत्ता नहीं मिलनी है, कहीं दूर दूर तक सत्ता मिलने का सवाल ही नहीं था। हम हमारी आइडियोलॉजी लेकर निकले थे, लोग हमारा उपहास उड़ाते थे। हमारे कई ऐसे प्रत्याशियों को मिला हूं जिनकी जमानत जब्त न हुई, बच गई, तो उन्होंने पार्टियां दी थी। इस प्रकार की लड़ाई हम तो लड़े हैं, परंतु आपको जो दिखाई पड़ता है वो अलग प्रकार की। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में हमेशा, चाहे चुनाव हारने का हो, जीतने का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे पार्लियामेंट हो, इसलिए सबसे अलग दिखती है क्योंकि हम इलेक्शन को सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं मानते। इलेक्शन हमारे लिए हमारी आइडियोलॉजी को देश के हर व्यक्ति तक, हर मतदाता तक पहुंचाने का जरिया है। इलेक्शन के माध्यम से, इलेक्शन के प्रचार के माध्यम से हम देश के मतदाताओं का संपर्क करते हैं, सघन संपर्क करते हैं। हर एक नेता भारतीय जनता पार्टी का हमारी आइडियोलॉजी को, हमारे सरकार चलाने के एजेंडे को और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है और लोगों की दिक्कतों को भी जानने का प्रयास करता है। तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, सभी पार्टियों ने करना चाहिए। अब कोई करे न करे, हम तो कर ही रहे हैं। हम इलेक्शन में इतना जरूर प्रयास करते हैं कि हर मतदाता तक हमारा कोई न कोई कार्यकर्ता हमारी आइडियोलॉजी, सरकार चलाने का एजेंडा, हमारा घोषणा पत्र और हमारी उपलब्धियों को लेकर पहुंचे। इसके कारण शायद आपको लगता होगा कि हम इलेक्शन में बहुत एग्रेसिव जाते हैं। एग्रेशन सत्ता प्राप्त करने का नहीं है, एग्रेशन जनता से संपर्क का है, हमारी आइडियोलॉजी को, हमारे विचारों को जनता तक पहुंचाने का। लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि बीजेपी के दो भाई, ईडी और सीबीआई, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो दोनों एजेंसीज लग जाती हैं विपक्षी नेताओं के पीछे, और ये एक फॉर्मूला है बीजेपी के लिए इलेक्शन जीतने का। देखिए, इस देश में न्यायपालिका 3 स्तरीय न्यायपालिका है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और विपक्ष भी ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। सबको, जिसको ग्रीवेंसीज है उसने न्यायपालिका में जाना चाहिए, अगर गलत है तो, और अगर सही है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल चलाते हैं उनको आर्थिक अपराध करने का परमिट है क्या? और जब कांग्रेस के शासन था तब भी उन्होंने ये सब किया है। सब लोग न्यायपालिका में गए हैं। मैं अभी भी एक बात स्पष्टता के साथ करना चाहता हूं कि ये दोनों एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और किसी को भी इस पर ग्रीवेंसीज है वो न्यायपालिका में जाने के लिए स्वतंत्र है, परंतु इसको राजनीतिक कलर से नहीं देखना चाहिए। अमित शाह जी, सवाल ये इसलिए उठता है क्योंकि अभी गुजरात में चुनाव है। गुजरात में
एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा बीजेपी के समक्ष खड़ी होती थी और एक तरफ अब एक नई एंट्री की है एक पार्टी ने और वो कह रही है कि क्योंकि पंजाब में उसकी जीत हुई थी तो बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए रोज नई वीडियो जारी कर रही है। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ। सवाल ये है कि क्या आपकी जो कंपटीशन है गुजरात में वो कांग्रेस के साथ है या आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, जहां तक वीडियो जारी करने का सवाल है, उसमें सवाल आपने ये पूछना चाहिए था एज अ जर्नलिस्ट कि वीडियो सही है या गलत है। नहीं, वो पूछे हैं क्यों जारी कर रहे हैं, वो कोई सवाल है? भाई, जिन लोगों को आपत्ति है पहले ये कहे कि वीडियो सही है या गलत है। अगर सही है तो आपको जवाब देना है, मुझे नहीं देना है। उनको जवाब देना है कि जेल मंत्री जेल में जाने के बाद भी आप उसको बर्खास्त नहीं करते हो और जेल में बैठकर वो इस प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करते हैं, तो जवाब किसको देना है? मेरी पार्टी को नहीं देना है। जिनके जेल मंत्री जेल में है उनको देना है और आज भी वो जेल मंत्री है। मैंने तो इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखा कि कोई पार्टी जेल में जाने के बाद भी मॉरल ग्राउंड पर अपने मंत्री का इस्तीफा ना दे। और सारा मीडिया चुप है, सारा मीडिया इंक्लूडिंग टाइम्स नाउ, सभी लोग चुप है। मेरी समझ में नहीं आता क्या हो गया आप लोगों को। और उल्टा सवाल आप मुझे पूछ रही है। अमित शाह जी, शायद आपने टाइम्स नाउ की डिबेट्स नहीं देखी, मैं आपको क्लिपिंग भेज दूंगी, आप व्यस्त रहे होंगे। ठीक है, एक आध बार कर लिया। मैं जनता की तरफ से एक सवाल आपसे पूछती हूँ। आप कह रहे हैं उन्हें जवाब देना है, वो कह रहे हैं आप उन पर सख्ती कर रहे हैं। इसमें जनता का कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जैसे आपने जेल के आईजी का तबादला कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, वैसे ही आप एलजी के थ्रू प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन भेजे और सस्पेंड कराएं ऐसे मिनिस्टर को। नहीं है ऐसा कानून में प्रावधान। ये कानून जब बने, संविधान जब बना, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई इतनी निर्लज्जता से इस्तीफा नहीं देगा, तो शायद ये प्रावधान करना रह गया है। इन्होंने ऐसे सार्वजनिक जीवन की कल्पना ही नहीं की थी कि जेल में जाने के बाद भी, मैं भी जेल में गया हूं नाविका जी, जाने के अगले दिन मैंने इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से नहीं चलता है सार्वजनिक जीवन। हम पर भी सारे केस हुए थे, हम कोर्ट के सामने लड़े और कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र था, केस फर्जी है। अगर आप पर जाति होती तो कानून की अदालत में जाना पड़ता है। तो इस तरह से निर्लज्जता से व्यवहार नहीं कर सकते आप। तो आपको लगता है समय आ गया है कि कानून में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जनता मूक दर्शक बन के बैठी है, किसी के पास इख्तियार नहीं है कि जेल में बैठे मंत्री की सेवा हो रही है और उन्हें कोई निकाल नहीं रहा। नहीं, जनता के पास सभी इख्तियार है भाई। 5 साल में जनता के पास ही इख्तियार होता है। हम सब ने हर 5 साल जनता से थप्पा लगवाना होता है, हमारी स्वीकृति करनी होती है और जनता जवाब भी देती है, ऐसा नहीं है। अब इस देश की डेमोक्रेसी पहले से बहुत मैच्योर है। दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है, इतने ही सारे परिवर्तन खून का एक कतरा बहाए बगैर हो गए। आज बड़े से बड़े देश में भी काउंटिंग होते होते कई बार 20-20 दिन लग जाते हैं। हमारे यहाँ 2 बजे तक विजेता बाहर आ जाता है और कहीं पर कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तन हो जाता है। जनता के पास पूरा अख्तियार है, जनता बहुत मैच्योर है, सब कुछ देखती है और वो परिवर्तन करेंगी। परंतु हाँ, इस प्रकार के जो लूपहोल्स मॉरल ग्राउंड के वक्त हमारे संविधान निर्माताओं की ऐसी कल्पना ही न होने के कारण रह गए, इस पर जरूर विचार करना चाहिए, बहस कर इसको सुधारना चाहिए। अमित शाह जी, एक सवाल और उठ रहा है मेरे मन में। महिला भी हूँ, इस देश की सदस्य हूँ, इस देश की सिटीजन हूँ। श्रद्धा, आजकल के दिन में हमारे सामने श्रद्धा का एक केस आया है। केस सिर्फ श्रद्धा का नहीं है, केस महिलाओं का है और केस कन्वर्जन और ये जिसे आम तौर पे लव जिहाद कहा जाता है। आपको लगता है कि एंटी कन्वर्जन लॉ की आवश्यकता है इस देश में, या जो हमारे पास कानून है क्या वो काफी हैं इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए?
देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, हमने तो एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए हैं। और गुजरात जैसे प्रदेश का तो मैं डिटेल बता सकता हूं, वहां सख्ती के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। और आप संविधान सभा की चर्चा को पढ़ेंगे तो धर्म का प्रचार करना और लोभ, लालच, डर इससे धर्म परिवर्तन करना, दो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हमारी संविधान सभा ने सेपरेट किया हुआ है। आप धर्म का प्रचार कर सकते हो, परंतु सुविधाएं देकर, लोभ देकर, डर दिखाकर किसी को धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। ये संविधान का स्पिरिट है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। तो मैं मानता हूं कि राज्यों के विधायकों का जो विधानमंडल है, इसका एक काम है कि इस पर विचार करे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लगभग हर जगह पे हमने धर्म परिवर्तन के रोक के लिए कानून बनाए हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर देखिए, ये ग्रे एरिया है स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट का। अगर नेशनल लेवल पर करना है तो इसकी व्याख्या पहले करनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं इस पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस बर्बरता से श्रद्धा का मर्डर हुआ, एक चिट्ठी भी सामने आई, आपको लगता है कहीं स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी, या मुंबई, महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस, इसके बीच में श्रद्धा का एक एग्जाम्पल बन गया है कि किस तरह नहीं, देखिए, इसमें महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन का कोई कमी नहीं है। मैं पूरे मामले पर मेरी नजर है। मैं देश की जनता को इतना कहना चाहता हूं कि जिसने भी ये कृत्य किया है, कानून की अदालत के द्वारा कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम दिल्ली पुलिस एज अ प्रोसिक्यूशन एजेंसी करेगी। परंतु जो चिट्ठी सामने आई है, इसमें दिल्ली पुलिस का कोई रोल ही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के थाने में श्रद्धा ने एक चिट्ठी दी थी कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक देना और मार देने की मुझे धमकी दी जा रही है। मेरा गला घोंट कर हत्या का प्रयास भी किया गया। उसके बाद में वहां एक्शन नहीं हुआ। कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है इसकी जांच होगी और जो कोई भी लोग इस पर जिम्मेदार होंगे, उस वक्त महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं थी, मगर जो कोई भी लोग इस पर जिम्मेदार होंगे, अफसरों की बात कर रहा हूं मैं, इन पर कड़े कदम उठाए जाएंगे और कठोर कार्यवाही भी होगी। परंतु जहां तक ये जघन्य कृत्य का सवाल है, एक क्षण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इसको सहन नहीं कर सकती। सबसे कम समय में सबसे कठोर सजा कोर्ट के माध्यम से दिलाने का काम हम करेंगे। अमित शाह जी, चुनाव चल रहे हैं, हिमाचल में वोट डल चुके हैं और गुजरात में सभाएं आपकी भी चल रही हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की भी चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी बहुत नजर नहीं आ रहे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी कंपटीशन में आपको कांग्रेस से ज्यादा कंफर्ट रहता है या अन्य पार्टियों से? देखिए, मेरा मानना है कि वहां स्पर्धा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ है। आम आदमी पार्टी का वहां पर जो गुजरात की जनता का चुनाव का इतिहास है, वोट करने की पैटर्न है, इसमें 3 मौके ऐसे आए जब बहुत बड़े गुजरात के नेताओं ने एक अलग दल बनाया। सबसे पहले चिमनभाई पटेल ने बनाया, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में शंकर सिंह वाघेला ने बनाया, वो भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद केशुभाई पटेल ने बनाया, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। मगर कोई भी 10 का आंकड़ा पारित नहीं कर पाया। गुजरात की जनता ने हमेशा ये 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बीच में ही अपने मत को विभाजित किया है। और अभी जो जमीनी चित्र भी दिखाई पड़ता है, दिल्ली के मीडिया में ललक रहती है कि कोई तो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो तो किसी न किसी को आगे बढ़ाने का प्रयास आप लोग करते रहते हो, परंतु जो जमीनी हकीकत है वहां पर सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच में स्पर्धा है। अमित शाह जी, क्योंकि आप जमीन पर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमेशा समीक्षा करते हैं,
अपनी रिपोर्टिंग डेज में मैंने खुद देखा है आप किस तरह से हर पन्ना प्रमुख तक से मिलते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका अपना आकलन क्या है, गुजरात में कितनी सीटें, क्योंकि पिछली बार 99 वर्सेस 77 था, इस बार? देखिए, गत चुनाव जो था गुजरात का, वो 3 बड़े जाति के आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए। चुनाव के 1.5-2 साल पहले वो 3 जाति के आंदोलन के परछाई में चुनाव लड़ा गया। एक प्रकार से प्रदूषित चुनाव था, जातिवाद का असर था मतदाताओं पर, इसकी परछाई थी और वो परछाई में चुनाव लड़ा गया था। इसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 26 की 26 सीटें जीते। इसके बाद स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ, हम 92% सीटें जीते और सभी यूनिट में आज गुजरात के हर जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का शासन। और उसके बाद जितने उपचुनाव हुए, कमोबेश 98% उपचुनाव हम जीते हैं। तो बहुत स्पष्ट ट्रेंड है कि इस बार अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के सभी रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करने का रिकॉर्ड तोड़ेगी, इसका मुझे भरोसा है। नंबर नहीं देंगे इस बार? नंबर मतलब मैंने कह दिया तो हमारा रिकॉर्ड 129 है, तो 129 के ऊपर ही जाएगा। 129 के ऊपर कुछ भी जा सकता है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि पिछले साल आपने पूरी वहां की व्यवस्था बदल दी थी, चीफ मिनिस्टर बदला, कैबिनेट बदला और नए पूरा कैबिनेट बनाया और मुख्यमंत्री। क्या गुजरात नरेंद्र मोदी है या लोकल लीडरशिप का भी असर है? क्योंकि गुजरात यानी नरेंद्र मोदी यानी गुजरात, कुछ इस तरह का रिश्ता है। नहीं, बहुत स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी ही गुजरात के हैं। नरेंद्र मोदी लोकल लीडरशिप नहीं, लोकल लीडरशिप का बहुत महत्व होता है, वो ही सरकार चलाते हैं, परंतु स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने गुजरात के लिए बहुत कुछ किया है और लोकल सरकार ने भी, गुजरात की राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। इसका परिणाम है कि गुजरात आज देश के एक्सपोर्ट के अंदर 30% कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सबसे ज्यादा MSME का रजिस्ट्रेशन गुजरात में होता है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन गुजरात में हुआ है, सबसे ज्यादा औद्योगिक निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों में 10 साल से कंटिन्यूअसली गुजरात 1 से 3 में रहा है। और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, अलग अलग प्रकार की कई यूनिवर्सिटियां वहां पर बनी है, शिपिंग के लिए बनी, पेट्रोलियम के लिए बनी, ढेर सारी यूनिवर्सिटियां वहां पर बनी है। FSL यूनिवर्सिटी बनी है, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनी है, चाइल्ड यूनिवर्सिटी बनी है, ढेर सारे शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट हमने वहां पर किए और सफल एक्सपेरिमेंट किए हैं। और गुजरात की जनता आज भी अड़ीक होकर कमल के साथ है, मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ। और हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में भी हम रिपीट करने जा रहे हैं। आप मेरी बात याद रखना, जिस दिन काउंटिंग होगा गुजरात और हिमाचल दोनों जगह पे और MCD में दिल्ली में, तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतने जा रही है। आपने गुजरात और हिमाचल के साथ MCD भी जोड़ दिया क्योंकि वहां चुनाव है। आप दोबारा पूछो, इसके पहले मैंने कह ही दिया। तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ, चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव हो, चाहे वो स्टेट के चुनाव हो, चाहे वो MCD के चुनाव हो, आपका हर तरफ पूरा का पूरा अग्रेशन रहता है। नहीं, देखिए, मैं तो अलग प्रकार का नेता हूं और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता इसी तरह के हैं। मैं बूथ से आया हूं। मेरे करियर की शुरुआत एक संघवी हाई स्कूल के बूथ नंबर 243 के अध्यक्ष के रूप में हुई थी। तो मैं तो बूथ तक के चुनाव को लड़ने की मानसिकता वाला नेता हूं और बूथ तक के चुनाव जीतना चाहिए, वो जुनून के साथ राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति हूं। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, केवल भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी इस देश का भला कर सकती है, सही दिशा में जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं।
मैं सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि एक डिबेट छेड़ी गई थी और ये डिबेट और बहस थी कि फ्रीबीज नहीं होने चाहिए किसी चुनाव में, लेकिन ये जो गरीब कल्याण योजना जिसको सोचा गया था कोविड के दौरान, क्या ये भी एक फ्रीबी नहीं है? ये सवाल विपक्ष उठाती है। जरा भी नहीं है। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। देश की जनता में भी बहुत सारी भ्रांतियां अगर होगी तो इसका निरसन आज हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी गरीब कल्याण की योजना है उसको और रेवड़ियां बांटने वाले कल्चर में मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको गैस का सिलेंडर दिया है। गैस का सिलेंडर फिल करना मुफ्त में नहीं किया है। हमने सबके घर में बिजली पहुंचाई है, बिल वो उपभोक्ता भर रहा है। हमने सबके घर में शौचालय बनाया है, इसका मेंटेनेंस वो ही कर रहे हैं। हमने सबको घर दिया है, घर को आगे रिपेयर करना, चलाना और मेंटेन करना वो ही कर रहा है। हमने गरीब के जीवन स्तर को उठाने के लिए एक बहुत बड़ा गैप रह गया। 70 साल के अंदर देश में बहुत बड़ा तबका आगे निकल गया, वो वहां के वहां रह गए। तो हमने वो गैप भरने के लिए, उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने का काम किया है। हमने उसके दैनंदिन जीवन में कुछ फ्री नहीं दिया है। जहां तक अनाज का सवाल है, सबको मालूम है कि कोविड आने के बाद लंबे समय तक लॉकडाउन रहा और कोविड की परछाई में एक स्लो डाउन भी आया, इकोनॉमी थोड़ी लड़खड़ाई भी। ढेर सारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई रोज की मजदूरी करता है, इसको खाने की भी तकलीफ थी। उस वक्त शासन मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकता। और भारत नहीं, सब लोगों ने बैंक अकाउंट में पैसे डाले हैं। हमने बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं डाला, उसको 5 किलो अनाज दिया है जो उसके खाने के लिए जरूरी है। तो इसको आप फ्री बीज कर नहीं देख सकते और ये कोई परमानेंट योजना भी नहीं। ये कोविड की कारण जो स्लो डाउन हुआ और उसके जीवन पर, रोजमर्रा के जीवन पर जो असर पड़ा है, उसमें से उभरने के लिए दी गई सहायता है और दोनों में अंतर है। अब कोई ये कहता है कि हम बिजली का बिल माफ कर देंगे, कोई कहता है हम ये मुफ्त कर देंगे, ये मुफ्त कर देंगे। अब वचन देते देते वहां तक पहुंचे कि गुजरात का बजट 2,42,000 करोड़ का, 42,000 करोड़ का है और वादे हो गए 3,60,000 करोड़। अरे भाई, अभी का खर्चा कहां गया? तनख्वाह करनी, ये करना है वो। अब 2,42,000 करोड़ को आपको 3,62,000 करोड़ करना है, तो नई 3,62,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। कहां से करोगे? इसका कोई हिसाब नहीं, बोलते ही जा रहे हैं। तो इस गरीब कल्याण योजना में जो आप चावल, गेहूं सब दे रहे हैं, इसका भी तो बजट पर असर होगा। 3 लाख निश्चित रूप से होगा, मगर वो एक निश्चित कालखंड के लिए, निश्चित सर्कमस्टेंसेस के कारण दी गई योजना है, स्टेट पॉलिसी नहीं है। और अब जो वादे हो रहे हैं स्टेट पॉलिसी के वादे हो रहे हैं। तो अब ये निश्चित काल कब खत्म होगा? कोविड की वो तो हम ही तय करेंगे ना। आप क्यों चिंता कर रही हो इतनी? यानी कि चुनाव से लिंक्ड है? जरा भी नहीं। 2024 तक चलेगा? तो पहले भी होता, 19 के पहले भी होता, जो चुनाव से रिलेटेड होता। तो सवाल और भी पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनको बहुत रिस्पांस मिल रहा है, भीड़ जुट रही है उनके साथ, और राहुल गांधी जी जब इस परीक्षा से बाहर निकलेंगे तो एक नया जन आंदोलन और नई क्रांति लेकर आएंगे। इस पर आपका क्या? देखिए, मैं तो हमेशा से परिश्रम का समर्थक रहा हूं। कोई भी व्यक्ति परिश्रम करे, इसका स्वागत ही है। परिश्रम से परिणाम भी मिलते हैं, मगर परिश्रम से परिणाम तब मिलते हैं जब परिश्रम सातत्यपूर्ण हो। अब आगे देखो। लेकिन कुछ तो बीजेपी घबराई होगी, क्योंकि ऐसी बातें कहने लगी कि राहुल गांधी अब सद्दाम जैसे दिखने लग गए हैं।
देखिए नाविका जी, ऐसी चीजों को इतना तूल नहीं देना चाहिए। जब चुनाव होता है तब कई प्रकार की ऐसी चीजें बोली जाती है, कही जाती है और जनता उसको सुनती भी है, दो घड़ी मौज करती है। इसको मानकर कोई वोटिंग नहीं बदलता है। एक चुनाव में ऐसे कई प्रकार के बातें की जाती है। अमित शाह जी, सावरकर पर, जिसे वीर सावरकर बीजेपी मानती है, उस पर राहुल गांधी, माफ करना, बीजेपी नहीं, पूरा देश सावरकर जी को वीर सावरकर मानता है। बिल्कुल। वीर सावरकर जो हम सब के लिए हैं, उन्हें राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो घुटने टेक कर चिट्ठी लिखा करते थे ब्रिटिश सरकार को, योर ओबीडियंट सर्वेंट। और इसके ऊपर बीजेपी ने गांधी जी की भी एक चिट्ठी निकाली। मैं पूछना चाहती हूं कि हमारे इतिहास का जो इस तरह से रोज डिबेट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, इसको एक ही बार सेटल नहीं करना चाहिए? सेटल करने की कोई जरूरत नहीं है, सेटल ही है। ये वीर और अकेले सावरकर और वीर सावरकर का जो अंतर है ना, वो अगर समझ ले तो सेटल है। ये कोई पद्मश्री, पद्म विभूषण, इवन भारत रत्न नहीं है जो देश की सरकार ने दिया है। 130 करोड़ लोगों ने सावरकर जी की देशभक्ति को वीर नाम से सम्मानित कर आजीवन एटर्नल तरीके से उसके नाम के साथ जोड़ा है, तब कोई वीर सावरकर बनता है। और ये जो लोग आज टिप्पणियां कर रहे हैं, 10 दिन सावरकर जी जहां 10 साल रहे, वो जेल की कोठरी में रहकर बताएं। और समंदर के अंदर 600 किलोमीटर दूर से एक जहाज के अंदर से कूदकर आजादी के लिए जान दे देने का, आजादी के लिए जिंदा रहने का जो जज्बा था, इसके 10% भी किसी में हो तो सावरकर जी पर टिप्पणी करे। और देश में सबसे पहला प्रतिबंध अगर किसी पर लगाया अंग्रेजों ने, सबसे पहला प्रतिबंध लगाया तो सन 57 का स्वातंत्र समर उस पुस्तक पर, सावरकर के पुस्तक पर लगाया। सावरकर जी की पर टिप्पणी और इतनी भद्दी और ओछी टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये तो जब जाएंगे जनता के सामने, तब जनता बताएगी उनको कि सावरकर जी के लिए बोलने का क्या मतलब होता है। मेरे जैसे कई लोग जीवन में सभी प्रकार के लक्ष्यों को छोड़कर वीर सावरकर के नक्शे कदम पर देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़े। सावरकर जी के लिए इस प्रकार की ओछी बात करना किसी को शोभा नहीं देता है। लेकिन क्या ये रिएक्शन नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी बार बार निशाना साधती है जवाहरलाल नेहरू पर, वो भी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। देखिए, दोनों में अंतर है। जवाहरलाल नेहरू एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष रहे, आजादी के बाद प्रधानमंत्री रहे, और उनकी लेगेसी को एक पार्टी आज तक भुनाती रहती है। सावरकर जी ना प्रधानमंत्री रहे, ना कोई राजनीतिक दल उनका चुनाव लड़ा है। दोनों के बीच में अंतर है। सुभाष बाबू और जवाहरलाल जी के बीच में अंतर है। जब मैं राजनीति में आता हूं तो मुझे लोगों की टीका टिप्पणियों सुनने की सहनशीलता रखनी चाहिए। क्यों ना करें लोग आरोप? मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी आरोप कर सकते हैं, कपड़े पर भी कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा पर भी कर सकते हैं, और करते भी है। जब आप राजनीति के अखाड़े में आते हो तो अलग बात है। सावरकर जी इस देश के, पूरी देश ने की देशभक्ति को सर्टिफाइड किया है, स्वीकारा है, सम्मान किया है। ऐसे निसंदेह देशभक्त है। इस पर इस प्रकार की ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए। अमित शाह जी, आपके अनफिनिश्ड एजेंडा पर वापस लौटती हूं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉमिसेस किए थे जिसमें एनआरसी और सीएए था। क्या अब ये ठंडे बस्ते में? कुछ ठंडे बस्ते में ही है। सीएए देश का कानून है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हमें रूल्स बनाने हैं। कोविड के अप्स डाउन के कारण इसको रखा था। कोविड अब समाप्त होने को आया है। मैं आज इतना जरूर कह सकता हूं कि सीएए का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ऐसा स्वप्न देखने वाले भूल कर रहे हैं। सीएए वास्तविकता है और इस देश का कानून है। एक और बड़ा मुद्दा है जो इस देश में और देश की कोर्टों में चल रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके बारे में मैं
पूछना चाहती हूँ, क्या ये कोर्टों के थ्रू ही जाएगा जिस तरह से अयोध्या की पूरी लड़ाई कोर्टों के थ्रू गई थी, या इस पर सरकार कोई संशोधन ला सकती है? नहीं, देखिए, मामला कोर्ट में है, मेरी कोई टिप्पणी करने का तुक नहीं रहता है, बचता नहीं है कोई तुक, क्योंकि अयोध्या के जजमेंट के बाद अभी जो विवाद सामने आए हैं उसमें 91 का कानून भी अपने आप में एक प्रकार से चैलेंज में है। मैं नहीं चाहता कि सार्वजनिक मंच पर इस पर मैं कोई टिप्पणी करूं, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हर कोई कानून अदालत की लीगल स्क्रूटिनी से पास होना चाहिए। अब किसी ने चैलेंज किया है, देखिए अदालत क्या करती है। लेकिन सरकार पार्लियामेंट में, सरकार को भी नोटिस दिया है, सरकार अपना एफिडेविट हलफनामा दायर करेगी। अपना जो हमारा जो स्टैंड है वो हम जरूर बताएंगे। अमित शाह जी, आपने सीमाओं की बात और सुरक्षा की बात करी, तो विपक्ष एक सवाल और उठाता है और चीन को लेकर ये सवाल उठाया जाता है। हाल ही के समय में कुछ ऐसे भी बयान आए कि नॉर्दर्न कमांड पूरी तरह से तैयार है, बस सरकार के इजाजत की जरूरत है। मैं पूछना चाहती हूं, आज देश के सामने ये जो बार बार सवाल उठाया जाता है कि कुछ ना कुछ लैंड चीन के पास है और हमारी सीमाएं शायद अब भी चीन के सामने पूरी तरह से अभी अपनी सुरक्षा में या अपनी पूरी बातचीत में चीन के साथ कंक्लूजन पर नहीं पहुंची। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चीन के साथ हमारा सीमा का विवाद बरसों पुराना है, जवाहरलाल जी की लेगेसी से है। आज सवाल कौन उठा रहा है? जिनके समय में चीन में 1 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि चली गई, वो उठा रहे हैं क्या? उनको तो इतिहास पढ़ना चाहिए। मगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का सवाल है, हम कटिबद्ध है, ये सार्वभौम राष्ट्र है, इसकी 1 इंच जमीन भी किसी विदेशी के कब्जे के नीचे नहीं जा सकती। ये हमारा देश की जनता को कमिटमेंट है। अमित शाह जी, 2024 का चुनाव बस आने ही वाला है। 1 साल का समय, 1-1.25 साल जब रह जाता है तो वो लास्ट माइल शुरू होता है और विपक्ष में कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो चुकी है। आदित्य ठाकरे मिल रहे हैं जाके आरजेडी के तेजस्वी यादव जी से, समीकरण बदलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। आपको लगता है कि नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन सामने आएगी? नहीं, हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम हमारा एजेंडा लेकर जनता के सामने जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विश्वस्त है कि फिर से एक बार सीटों की बढ़ोतरी के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से इस देश में सरकार बनाएंगे। 24 में भी एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। और साउथ में, तेलंगाना में आपने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी आप 10-12 हजार से बाई इलेक्शन में नहीं जीत पाए। तेलंगाना के अलावा आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, यहाँ आपकी एंट्री नहीं है। क्या इसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव पर होगा? निश्चित रूप से इस टाइम हमारी एंट्री होगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ तेलंगाना में सरकार बनाएगी। आप निश्चित मानकर चलिए, मैं तेलंगाना बरोबर जाता हूं, नीचे की पल्स मुझे मालूम है, परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनने वाली है। अमित शाह जी, जाने से पहले बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। सवाल कि आपका अनफिनिश्ड एजेंडा में सबसे प्रायोरिटी पे आपने क्या रखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ही मेरी प्रायोरिटी है। हम घोषणा पत्र को गंभीरता से लेने वाला राजनीतिक दल है, इसीलिए हम इसको घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र नाम कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी संकल्प है हमारे प्रायोरिटी के एजेंडा में है। और जहां तक जिस मंत्रालय को मैं संभालता हूं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर
इतनी मजबूती से मोदी सरकार का ग्रिप है कि किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंतरिक सुरक्षा बहुत सलामत रहेगी और बहुत अच्छी स्थिति में आज आंतरिक सुरक्षा है। Thank you very much, ladies and gentlemen. Presenting to you Home Minister and Cooperative Sector Minister Amit Shah. Big round of applause. Thank you. Dhanyavad.